नमस्कार साथियों। अपन सेकंड ग्रेड के लिए इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं और उसके लिए अपन ने एक तो कृषि क्षेत्र में वृद्धि एवं विकास वो कंप्लीट कर लिया है और जो उद्योग क्षेत्र में वृद्धि एवं विकास है उसका फर्स्ट पार्ट वो मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है और आज उसका सेकंड पार्ट है। इसमें मेनली अपन जो स्कीम्स है सरकार की वो पढ़ेंगे और वो भी इम्पोर्टेंट स्कीम्स है और उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही चीज़ें पढ़ेंगे इसमें। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो कभी कभी यहाँ से प्रश्न पूछता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन से इस्पात संयंत्र स्थापित हुए थे, तो इनको आपको याद रखना है। दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल ब्रिटेन के सहयोग से, भिलाई छत्तीसगढ़ में सोवियत रूस के सहयोग से, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से। ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित इस्पात संयंत्र थे। फिर तृतीय पंचवर्षीय योजना बोकारो झारखंड में सोवियत रूस के सहयोग से। और फिर ये याद रख सकते हो आप, चार इन चार को आपको याद रखना है। इनकी एक ट्रिक भी होती है इस प्रकार से कि राज पीरू दुबे। राज मतलब जो राउर के लय है वो जर्मनी के सहयोग से, बी मतलब भिलाई वो रूस के सहयोग से, दू मतलब दुर्गापुरा ये पश्चिम बंगाल के सहयोग से। तो ऐसे आप ट्रिक से भी याद रख सकते हो। फिर नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, नवीन औद्योगिक नीति। तो ये 24 अगस्त 1991 को नीति घोषित हुई थी और इसके उद्देश्य क्या थे? उद्देश्य वही जैसे देश में उस समय जो गरीबी थी, बेरोजगारी थी, उसको दूर करना और भारत को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना और उच्च तकनीकी को प्राप्त करना, निर्यात को बढ़ावा देना, उत्पाद विस्तार को बढ़ावा देना और जो विदेशी निवेश है, एफडीआई है, इनको भारत में लाना। जो व्यापार पर एकाधिकार था, सरकार की जो मोनोपोली थी उसको मतलब समाप्त करना, विनिर्माण क्षेत्र को खोलना और जो भी सरकारी जो नियम थे उत्पादन और निवेश को बढ़ाने के लिए उनमें स्थिरता लाना। तो इसीलिए तो इसी का तो पार्ट था एलपीजी। जो ये नवीन औद्योगिक नीति थी इसी का पार्ट था एलपीजी। तो इन सभी के लिए सरकार ने क्या किया था, कुछ पहले की थी, जैसे औद्योगिक लाइसेंस नीति, विदेशी निवेश, विदेशी तकनीकी समझौता, सार्वजनिक क्षेत्र की नीति और एमआरटीपी एक्ट। ये इस नवीन जो विदेश नीति थी, नवीन औद्योगिक नीति थी, उसके पार्ट थे। इनको आपको याद रखना है। फर्स्ट है औद्योगिक लाइसेंस, यानी इसमें 18 उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया था। कितने? 18 उद्योगों को छोड़कर बाकी सबको लाइसेंस से मुक्त कर दिया था और समय के साथ इनकी संख्या भी कम होती गई थी। वर्तमान में केवल 5 उद्योग है जिनमें लाइसेंस की आवश्यकता होती है। 5 कौन कौन से हैं? शराब, सिगरेट, खतरनाक रसायन है, सुरक्षा सामान है और औद्योगिक विस्फोट है। ये 5 जो उद्योग है इनमें केवल लाइसेंस की आवश्यकता है। इनको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। तो 3 कोई और दे दें या 3 ये दे दें, कोई एक कोई और दे देंगे। फिर है विदेशी निवेश। और विदेशी निवेश के लिए जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई उसकी सीमा 51% तक बढ़ा दी गई थी। और विदेशी तकनीकी समझौते या निजी क्षेत्र को इनमें लाने के लिए इनके साथ तकनीकी समझौते किए गए। फिर सार्वजनिक क्षेत्र की नीति, और सार्वजनिक क्षेत्र में 17 उद्योगों की जगह केवल 8 उद्योगों को रखा गया था और समय के साथ इनकी भी संख्या कम होती गई। वर्तमान में केवल जो परमाणु ऊर्जा है या रेलवे संबंधी गतिविधियां वही सार्वजनिक नियंत्रण है। और लेकिन वर्तमान में जो रेलवे है उसमें कुछ कार्य अभी निजी क्षेत्र के लिए खोले जा रहे हैं। फिर था एमआरटीपी एक्ट, जो परिसंपत्ति सीमा इसको समाप्त कर दिया गया था और इसकी जगह जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 लागू किया गया था। तो ये इस जो नवीन औद्योगिक नीति थी उसके पार्ट्स थे, इनको आपको याद रखना है। फिर पीछे जो संस्कृत डिपार्टमेंट का एग्जाम हुआ था उसमें यहाँ से एक जो विनिवेश का क्वेश्चन है पूछा था। तो हो सकता है जो उदारीकरण है इनका भी क्वेश्चन है पूछ ले। तो उदारीकरण का मतलब क्या होता है? नाम से पता चल रहा है कि लिबरल होना है, यानी जो विनियम है सरकार के जो कानून है उनमें क्या करना है? उदारता लानी है। और जो कठोर कानून है उनको क्या करना है? सरलीकरण करना है और औद्योगिक लाइसेंस और पंजीकरण को समाप्त करना है। ऊपर अपन ने देखा था इस विदेश नीति के पार्ट में जो औद्योगिक लाइसेंस थे 18 से फिर 5 में ले आए। और फिर और अर्थव्यवस्था में जो बाजार समर्थक आर्थिक नीतियां उनकी ओर झुकाव करना है, यानी पूंजीवाद की ओर बढ़ावा देना है। उदारीकरण के उपाय क्या थे? जो लाइसेंस व्यवस्था है, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योग है,
और लघु उद्योग आरक्षित थे। इनमें देखते हैं जैसे लाइसेंस व्यवस्था, इसमें केवल 5 क्षेत्रों के लिए लाइसेंस व्यवस्था रखी गई थी, अपन ने ऊपर पढ़े थे। और जो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योग है उनमें एक परमाणु ऊर्जा यानी प्रतिरक्षा हो गया और रेलवे, इनको आरक्षित किया गया, बाकी सभी निजी क्षेत्र के लिए खोल दिए गए हैं। और लघु उद्योग है उनकी अनेक वस्तुओं की अनारक्षित श्रेणी में रख दिया गया है। और जो एमआरटीपी एक्ट है उसको समाप्त कर दिया गया है और उसकी जगह जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 है उसको लाया गया है। तो ये सारे किसके पार्ट थे? उदारीकरण के पार्ट थे। हो सकता है कि इजी पर्सन पूछे तो सीधा यहाँ से उदारीकरण है इसका मतलब मीनिंग पूछ ले, और थोड़ा टफ पर्सन बनाए तो इसके उदारीकरण के जो मतलब उपाय थे वो पूछ सकते हैं। तो ये उदारीकरण के उपाय है, ये याद रखने। कौन सा लाइसेंस व्यवस्था थी? 5 क्षेत्रों में रखी गई। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए ओनली परमाणु प्रतिरक्षा रेलवे, फिर जो लघु उद्योग थे उनको अनारक्षित श्रेणी में, और एमआरटीपी था उसको समाप्त कर दिया गया था। फिर नेक्स्ट है निजीकरण। निजीकरण का मतलब क्या होता है? जो सार्वजनिक उपयोग है, सार्वजनिक जो उद्यम है, उपक्रम है, उनका जो स्वामित्व है या प्रबंधन है सरकार द्वारा त्याग देना अर्थात निजी हाथों में सौंप देना, इसे क्या बोलते हैं? निजीकरण। और इसी का एक पार्ट था विनिवेश। ये पीछे क्वेश्चन पूछा भी था कि किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के इक्विटी का विक्रय करना। इक्विटी है सरकार मान लो जैसे कोई भी सार्वजनिक उपक्रम है उसका 51% निजी क्षेत्र को दे दे और 49% अपने पास रख ले, तो ये उसका क्या हो गया? विनिवेश हो गया। इक्विटी यानी शेयर, जो अंश है, हिस्सा है। फिर विनिवेश के मुख्य ध्येय क्या होते हैं? यानी उत्पादकता को बढ़ावा देना है, और निजी पूंजी है इनको बढ़ावा देना है, विदेशी निवेश को आकर्षित करना है ना, उद्योगों में राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करना है, ये सारे विनिवेश के मुख्य उद्देश्य होते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो योजना है वो याद करते हैं अपन। पहली है राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो अवसंरचना विकास है उस हेतु लाई गई थी। यानी भारत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलपमेंट करने हेतु 5 वर्षों के लिए लाई गई थी। यानी इसका ये था कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विश्व रैंकिंग में सुधार करना। और मेन इसके प्रावधान है, ये याद रखने। 2020 से 2025 के दौरान 5 सालों में 111 लाख करोड़ के अनुमानित निवेश के लक्ष्य के साथ ये परियोजना शुरू की गई थी। 2020 से 25 के लिए 111 लाख करोड़ रुपए। और इसमें जो भागीदारी थी 39% सेंटर की, 40% स्टेट गवर्नमेंट की, और भी जो 21% है वो प्राइवेट सेक्टर के लिए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन। ये जो कोविड-19 के बाद भारी राजस्व दबाव के बाद ये योजना लाई गई थी निवेश आकर्षित करने के लिए। तो इसमें सरकार ने क्या किया था? मुद्रीकरण के माध्यम से परिसंपत्ति निर्माण। और ये 23 अगस्त 2021 को स्टार्ट की गई, 23 अगस्त 2021 को। इसमें क्या था? मुद्रीकरण यानी पाइपलाइन के माध्यम से, मतलब क्या, सरकार की जो भी मतलब जिन जो भी इंडस्ट्री थी या सार्वजनिक उपक्रम थे जिनसे कम राजस्व का निर्माण हो रहा था, उनको सरकार ने कुछ अवधि के लिए, एक सीमित अवधि के लिए, जो निजी क्षेत्र है उनको लीज पर दे दिया। यानी सरकार का कोई मान लो एयरपोर्ट है, यहाँ से कम राजस्व जनरेशन हो रहा है, तो सरकार ने निजी क्षेत्र को ये एयरपोर्ट सुपुर्द कर दिया, और इसके बदले सरकार ओनली फंड लेती थी जो प्राइवेट इंडस्ट्री थी उससे। तो ये 2022 से 25 यानी 4 वर्ष की अवधि के लिए कुल 6 लाख करोड़ रुपए की मुख्य आस्तियों के मुद्रीकरण की क्षमता अनुमानित की थी। यानी 2022 से 25 4 वर्षों में 6 लाख करोड़ की जो आस्तियां हैं उनका निर्माण करना है। फिर इसे जो जो ये अनएमपी 2.0 लाया गया था उसमें 2025 से 30 के लिए 10 लाख करोड़ रुपए के मुद्रीकरण का लक्ष्य रखा गया था। इसमें 6 लाख पहले, और फिर आगे इसको और बढ़ाया गया 2030 तक, उसमें 10 लाख करोड़ का टारगेट रखा गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय रसद नीति। यहाँ से पहले 2022 वाले एग्जाम में प्रश्न पूछा भी था सेकंड ग्रेड में। तो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, इसमें क्या है? भारत में लॉजिस्टिक लागत जीडीपी की 14 से 18% की सीमा में है, और जो वैश्विक बेंचमार्क की तुलना में, वैश्विक बेंचमार्क कितने? 8% है, उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा है। लॉजिस्टिक लागत का मतलब क्या हो गया कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कोई भी वस्तु है उसको पहुंचाने में जितनी भी चीज़ों का मतलब सहयोग होता है, जैसे परिवहन हो गया, है ना, भंडारण हो गया, पैकेजिंग होगी, लेबलिंग होगी, इन सारी चीज़ों को लॉजिस्टिक में गिना जाता है, और इनमें सुधार करना। भारत भारत की कितनी सीमा थी इसमें? जीडीपी की 14 से 18%, और वैश्विक बेंचमार्क 8%। और ये कब लागू की थी? 17 सितंबर 2022 को। और इसका लक्ष्य क्या है? 2030 तक जो वैश्विक
बेंचमार्क यानी 8% के नज़दीक लाना है, और फिर 25 देश है उनमें शामिल करना है इसको। तो ये इसके मेन मेन पॉइंट है। एक तो 17 सितंबर 2022 को स्टार्ट हुई थी, और इसके लक्ष्य क्या है, 2030 तक जो लॉजिस्टिक लागत है उसको वैश्विक बेंचमार्क यानी 8% के बराबर लाना है, और 2030 तक जो 25 टॉप जो कंट्रीज है उनमें शामिल होना है। पीएम गति शक्ति, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें सभी आर्थिक क्षेत्रों में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी इसमें क्या है, कनेक्टिविटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर अवसंरचना उसको डेवलपमेंट करना है। और ये 13 अक्टूबर 2021 को स्टार्ट की गई थी, और इसके 7 इंजन थे, ये इंपॉर्टेंट है। और कौन कौन से 7? रेलवे, सड़क, बंदरगाह, जलमार्ग, हवाई अड्डे, जन परिवहन और लॉजिस्टिक अवसंरचना। 13 अक्टूबर 2021 को स्टार्ट हुई थी, और इसके 7 इंजन थे, ये याद रखने हैं आपको। ये क्या है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसमें 22 मंत्रालयों को एक साथ लाया गया है। सरकार की 22 जो मिनिस्ट्री उनको एक साथ लाया गया, और सभी जो 36 राज्य यूनिटीज है उनमें लगभग 1950 डेटा स्तरों को राष्ट्रीय मास्टर प्लान पर मैप किया गया है। नेक्स्ट है मेक इन इंडिया। ये 25 सितंबर 2014 को स्टार्ट हुई थी, इसमें 25 क्षेत्रों को शामिल किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मेक इन इंडिया यानी इंडिया में जो भी विनिर्माण इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा देना है, निवेश एवं निर्माण वैश्विक केंद्र के रूप में बनाना, निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाना, और जो अवसंरचना उनको तैयार करना, भारतीय विनिर्माण क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना। हाँ, और जो निर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर में प्रति वर्ष कितनी वृद्धि करनी है, 12 से 14% प्रतिवर्ष वृद्धि दर से भारत में विनिर्माण करना है। और जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें विनिर्माण की हिस्सेदारी कितनी करनी, 16 से 25% तक की वृद्धि करनी है, और 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करने हैं। फिर मेक इन इंडिया 2.0, इसमें 27 क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया, उसमें 25 और इसमें 27, और 15 विनिर्माण, 12 सेवा क्षेत्र थे। और इसमें वही है कि आयात को प्रतिस्थापन करना है, निर्यात को बढ़ावा देना है, रोजगार में वृद्धि करनी है। और इसमें एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि वर्ष 2047 तक पोत निर्माण में भारत को आत्मनिर्भरता हासिल करनी है। और इसके पिछले 2024 में इसके 10 साल पूरे हो गए थे, कुछ उपलब्धियां वो पढ़ते हैं, जिसमें मेक इन इंडिया ने 10 वर्ष पूरे कर लिए। तो इसकी कुछ उपलब्धियां देखते हैं। पहली तो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई में, कि 2014 से 667 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो एफडीआई है वो आकर्षित हुई है। और जो ये दशक था 2004 से 14, उसकी तुलना में 119% ज़्यादा है, और इसमें सबसे ज़्यादा विनिर्माण क्षेत्र में एफडीआई आकर्षित हुए थे। और इसके बाद निर्यात और रोजगार में देखते हैं। निर्यात और रोजगार में 2023-24 में भारत का व्यापारिक निर्यात 437 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक हो गया था। और विनिर्माण क्षेत्र में कुल रोजगार 2017-18 में इतना था 57 मिलियन से बढ़कर 2022-23 में 64 मिलियन हो गया था। और व्यापार करने में आसानी, पहले एक रिपोर्ट आती थी वर्ल्ड बैंक के द्वारा, जो मतलब डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, उसमें 2014 में 142वें स्थान था, फिर 2019 में 63वें स्थान पर भारत पहुंच गया था। और उसके बाद ये सारी जो सेमीकंडक्टर है या पीएम गति शक्ति, ये अपन ने पढ़ लिया, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति है, औद्योगिक गलियारे हैं, एक जिला एक उत्पाद है, स्टार्टअप इंडिया, ये आगे पढ़ेंगे, ये सारे इसी के पार्ट है मेक इन इंडिया के ना। तो ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कौन सी योजना है वो मेक इन इंडिया के पार्ट नहीं है, तो ये आपको याद रखनी है। हाँ, मेक इन इंडिया के बाद है मुद्रा योजना, ये इम्पोर्टेंट है। 8 अप्रैल 2015 को स्टार्ट हुई थी। और इसमें क्या है, जो माइक्रो इंडस्ट्रीज है उनको वित्त पोषण करना है। और इसके अंतर्गत 3 श्रेणियों में बांटा गया है उद्योगों को। एक शिशु यानी 50,000 रुपये तक ऋण होगा, फिर किशोर, शिशु के बाद क्या होता है किशोर, 50 से 5 लाख रुपए तक, और फिर होता है तरुण, 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक। फिर 24 अक्टूबर 2024 से एक कैटेगरी और जोड़ दी इसमें, तरुण प्लस, जो 10 लाख से 20 लाख तक। और इसमें भी जो तरुण वाले हैं उनको जो समय पर ऋण चुका देंगे उनको इसमें शामिल किया जाएगा, तो ये याद रखना है। पीएम विश्वकर्मा योजना है, ये अपन ने पीछे वाले चैप्टर में पढ़ ली थी। और ये उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकरण योजना उन्नति, ये याद रखना है। तो योजना का क्या नाम है, उन्नति, उन्नति 2024, इसका
पूरा नाम क्या है? उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकरण योजना। और 2024 में प्रारंभ हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो पूर्वोत्तर राज्य उनमें उद्योगों का विकास करना, रोजगार सृजन करना। अपन ने उद्योग वाले चैप्टर में शुरुआत में देखा था कि जो पूर्वोत्तर जो स्टेट्स हैं उनकी 1% से भी कम हिस्सेदारी है विनिर्माण में, और मेनली जो इस साइड वाले स्टेट्स हैं इनकी बहुत ज़्यादा हिस्सेदारी है। तो इसी को, ये जो गैप है इसको दूर करने के लिए योजना लाई गई थी। और इसमें आगामी 10 वर्षों के लिए 10,037 करोड़ रुपए का प्रावधान है। और फिर इसमें जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं उसको कुछ जोन में बांटा गया है। जोन ए जो औद्योगिक रूप से उन्नत जिले हैं, जोन बी औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले हैं, उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है भारतमाला परियोजना, 2017 में शुरू हुई थी। और ये राजमार्ग जो सड़कें बनाने के लिए क्या एक अम्ब्रेला प्रोजेक्ट है ये। और इसका मंत्रालय कौन सा है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। इसमें क्या क्या चीज़ें की जाएगी? जो भी इंटर कॉरिडोर है, फीडर रूट है, राष्ट्रीय कॉरिडोर या सीमा के विकास के लिए बुनियादी ढांचा विकास करना। फिर नेक्स्ट है सागरमाला कार्यक्रम। जो भारतमाला है 2017 में, उससे पहले सागरमाला स्टार्ट हुआ था मार्च 2015 में। इसमें क्या करना है? जो पतन है, पोत परिवहन है, जलमार्ग मंत्रालय की प्रमुख पहल है। और इसमें भारत के जो भी समुद्री तट है, नौगम्य में जलमार्ग है, उनमें लॉजिस्टिक लागत को कम करना है और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना है। नाम से पता चल रहा है सागरमाला कार्यक्रम। फिर है पर्वतमाला परियोजना, यानी ये 2022-23 के बजट में स्टार्ट की गई थी। जो पहाड़ी क्षेत्र है उनमें कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए इसमें मेनली जो रोपवे उनका निर्माण किया जाएगा। फिर है भारत नेट परियोजना, यानी भारत के जो गांव है उनके तक इंटरनेट की पहुंच उपलब्ध करवाना, है ना। रोजगार सृजन है, सभी तक इंटरनेट की पहुंच सुनिश्चित करना। फिर उद्योग 4.0, ये इम्पोर्टेंट है, उद्योग 4.0। और वर्तमान में जो नई नई टेक्निक आ रही है, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग है, मशीन लर्निंग है या एआई है, इनमें इनको लेकर ये चौथी औद्योगिक क्रांति के नाम से स्टार्ट की गई है। इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग हो गई, मशीन लर्निंग हो गई, एआई हो गई। इनमें इसके लिए भारत सरकार द्वारा इसके लिए समर्थ, यानी स्मार्ट एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब नाम से ये स्टार्ट की गई है भारत की चौथी औद्योगिक क्रांति। फिर एक जिला एक उत्पाद, ये किसका पार्ट है? अभी पढ़ा था अपन ने, मेक इन इंडिया का, जनवरी 2018 में। और इसका उद्देश्य था जो स्वदेशी उत्पाद है उनको बढ़ावा देने के लिए और देश के सभी जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास करने के लिए। इसमें क्या, एक जिले के उत्पाद की पहचान की जाएगी, फिर उसकी ब्रांडिंग और प्रचार प्रसार किया जाएगा और इसे क्या बना जाएगा? वैश्विक ब्रांड के रूप में। और अब तक इसमें 780 से अधिक जिलों में 1256 उत्पादों की पहचान कर ली गई है। और इसी के तहत पीएम यूनिटी मॉल की भी स्थापना की गई थी। इन पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता देने के लिए पीएम यूनिटी मॉल किस रिलेटेड है? जो एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से संबंधित है। ये छोड़ दो। बी रेडी फ्रेमवर्क, यानी बी जो ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट आती थी उसको 2020 में बंद कर दिया गया था और उसकी जगह ये बी रेडी फ्रेमवर्क नाम की रिपोर्ट आएगी और ये विश्व बैंक जारी करेगी ये, और अप्रैल 2026 तक प्रकाशित होगी भारत के लिए। इनको भी छोड़ सकते हो आप। फिर है स्टार्टअप इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है। एक बार ये जो 2022 वाला जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम था जो मैंने दिया था उसी में पूछी थी स्टार्टअप इंडिया। उसमें तो बस इतना ही बताना था, ये एक मतलब एक लैंग्वेज के रूप में लिख दी थी और पूछा था ये कौन सी स्कीम और कब स्टार्ट हुई थी, ऐसे बताना था। तो इसका आपको अर्थ पता होना चाहिए। 16 जनवरी 2016 को स्टार्ट हुई थी और इसका उद्देश्य देश में नवाचार व स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए मजबूत इकोसिस्टम तैयार करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, रोजगार, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। और इसमें वर्तमान में जो 9 साल कंप्लीट हो गए हैं और 1.59 लाख स्टार्टअप के साथ भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम हो गया है। तो ये अपन ने पढ़ लिया। हाँ, तो ये उद्योग जो चैप्टर है, उद्योग क्षेत्र में वृद्धि एवं विकास, उसके 2 वीडियोज है वो में उपलब्ध हो जाएंगे आपको। और ये चैप्टर अपने कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसे संबंधित एक तो सेवा क्षेत्र का और दूसरा विदेशी व्यापार।
तो इनको आप मतलब ढंग से करें। कम से कम 6 क्वेश्चन तो यहाँ आते हैं, कम से कम 6 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, और अधिकतम कितने भी हो सकते हैं। पीछे भी साइंस के डिपार्टमेंट 10 क्वेश्चन पूछ लिए थे। तो इनको आप मतलब छोड़ नहीं सकते, अच्छे से पढ़ो। और इम्पोर्टेंट चीज़ें वही बताइए मैंने, वीडियो है वो ज़्यादा बड़े भी नहीं है, छोटे छोटे वीडियो, इनको आप बार बार दे सकते हो। और पीडीएफ है इनकी, वो टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। हो सके तो आप खुद नोट्स बनाओ तो ठीक है, नहीं बनाओ तो पीडीएफ निकलवा लेना। और इसमें मेनली जो पॉइंट है वो मैंने खुद हाईलाइट कर रखे हैं, उनको आप पढ़ सकते हो। और इनके जो पुराने क्वेश्चन है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वैसे तो मैं साथ में डिस्कशन कर ही रहा हूँ, नहीं तो जो पीछे के मैंने वीडियो बना रखे हैं उनकी स्टार्टिंग में यही क्वेश्चन है जो पुराने सेकंड ग्रेड में या आर एस में पूछे गए पर्सन है ना, वही। तो इनको आप अच्छे से पढ़ो, और नेक्स्ट जो ये वीडियो है इनके ऊपर आपको मैं उपलब्ध करवा दूंगा। और बाद में एक दो वीडियो, एक तो मैं एक दो दिन में ये अंतिम जो लगभग 30 दिन बचे हैं इनमें कैसे तैयारी करें, है ना, रिवीजन के लिए, कि अंतिम 30 दिनों में कैसे रिवीजन करें, जो फर्स्ट पेपर है और सेकंड पेपर, इन दोनों को साथ में लेकर कैसे चलें, और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़ना होता है, कहाँ से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, वो सारी चीज़ें वो आपको मैं बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा जल्दी। तब तक के लिए धन्यवाद।